आज का हम लोगों का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अंतिम कड़ी है बायोमॉलिक्यूल का। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने सबसे शुरू में क्या जाना था? एमिनो एसिड और प्रोटीन। उसके बाद जाना न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बाद फिर हम लोगों ने एंजाइम, और एंजाइम के बाद लिपिड, और अंत में अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। वैसे कार्बोहाइड्रेट को आपको विस्तृत रूप से केमिस्ट्री में पढ़ना है और आप पढ़ेंगे भी। मैं यहाँ एक एलिमेंट्री आइडिया दूंगा कार्बोहाइड्रेट का, जिससे कि आपको बायोलॉजी शुरू करने में सहूलियत हो। तो कार्बोहाइड्रेट की यह जो पहली लेक्चर हमारा है वो है मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या है मोनोसेकेराइड? मोनोसेकेराइड को हम लोग शुगर भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट are broadly defined as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone and their derivative, or as a substance that yield one of these compounds. दो बातें यहां ध्यान देने की है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और साथ में एक से ज्यादा अल्कोहल हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज था। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, कीटोन रहेगा या एल्डिहाइड रहेगा, और साथ में क्या रहेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल OH। OSE ये प्रत्येक शुगर या प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट में लगा रहता है। जिस तरह एंजाइम में आपने देखा था एज, ASE, उसी तरह यहां क्या है? OJ, OSE, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज। ओके। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो है CnH2O(N). ये जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का नहीं, वस्तुतः मोनोसेकेराइड का है। लेकिन इस मोनोसेकेराइड का ही पॉलीमर पॉलीसेकेराइड है। अगर पॉलीसेकेराइड के लिए अगर आप फॉर्मूला हमसे पूछें तो वहां फॉर्मूला हो जाता है CxH2O(Y). ऐसे मैं आगे बताऊंगा। सम कार्बोहाइड्रेट कंटेन एडिशनली सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। वो डेरिवेटिव हो गए। नाइट्रोजन रखें, नाइट्रोसेलुलोज, सल्फर भी रखेंगे, फास्फोरस भी रखेंगे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट डेरिवेटिव है, सल्फर डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। एक्सेप्शन आर एसिटिक एसिड। देखिए इसका फॉर्मूला, लेकिन ये नहीं मान ले कि ये कार्बोहाइड्रेट है। फॉर्मूला के अनुसार सुटेबल हो जा रहा है लैक्टिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये क्या है? एक्सेप्शन है। आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबको पता है, मैं भी एक बार बोल रहा हूं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। वास्तव में अगर बड़े बच्चों के लिए बोलना हो तो मैं इस प्रकार नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आपके लिए हमने डाइसेकेराइड को भी अलग से जोड़ा है और कलर भी चेंज
रेड कलर से उसको दिखाया, क्योंकि आपका ध्यान फोकस्ड हो। वास्तव में डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का ही एक पार्ट, ओलिगोसैकेराइड ही है, सिंपलेस्ट ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, जिस तरह आपने प्रोटीन पढ़ा तो उसका मोनोमर था एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा उसका मोनोमर था क्या, न्यूक्लियोटाइड। लिपिड का कोई मोनोमर नहीं था, क्योंकि लिपिड पॉलीमर है ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर पॉलीसैकेराइड, और उसके रिपीटिंग यूनिट, उसके मोनोमर का नाम मोनोसैकेराइड, जिसे आप सिंपल शुगर कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड यानी वन शुगर यूनिट, लेकिन दो शुगर आपस में जुड़ के बना लेंगे क्या, डाइसैकेराइड। और 3 से 9 शुगर माने 10 से कम ओलिगोसैकेराइड, और जहां 10 से ज्यादा मोनोमर आपस में जुड़कर बनाए शुगर तो उसका नाम पॉलीसैकेराइड। अब ये 10 से लेकर के 10 लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस। अगर देखें एग्जाम्पल, आप लोग याद करें, क्योंकि 6 क्लास से आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते आ रहे हैं, उसी कड़ी में मैं थोड़ी सी बात आज आगे बढ़ा रहा हूं। तो एग्जाम्पल क्या है मोनोसैकेराइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड, माल्टोट्रायोज, और भी है बर्बिकोज, स्ट्राइकोज। पॉलीसैकेराइड, इस पॉलीसैकेराइड को भी हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, होमोग्लाइकेन्स एंड हेटेरोग्लाइकेन्स। अगर वैसा पॉलीसैकेराइड, वैसा पॉलीमर जिसका रिपीटिंग यूनिट एक ही तरह का है, एक ही शुगर के रिपीट करने से बना है, और एक से ज्यादा शुगर अगर दो तरह के रिपीटिंग यूनिट है तो हेटेरोग्लाइकेन्स, और एक तरह के तो होमोग्लाइकेन्स। एज फॉर एग्जाम्पल स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजेन ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, काइटिन नाक का पॉलीमर है। ये सारे क्या है, होमोग्लाइकेन्स। और हेटेरोग्लाइकेन्स जिसमें दो तरह के रिपीटिंग यूनिट हो। अगर मान लीजिए कि केवल एक ही रिपीटिंग यूनिट है तो होमोग्लाइकेन्स। तो अगर रिपीटिंग यूनिट को ए से हम रिप्रेजेंट करें तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो ये हो गया होमोग्लाइकेन्स। लेकिन अगर हेटेरोग्लाइकेन्स का जब दो रिपीटिंग यूनिट हो, एक ए हो और एक बी हो, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि यहां रिपीटिंग यूनिट एक डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड बार बार रिपीट कर करके हेटेरोग्लाइकेन्स बनाएगा। वैसे मैं डिटेल उस पर बात करूंगा, अभी तो सबसे पहले आज हम लोग मोनोसैकेराइड को समझेंगे। मोनोसैकेराइड, monosaccharide are simple sugar or the compound which possess free aldehyde or ketone group and at least two or more hydroxyl group. They are the simplest sugar and cannot be hydrolyzed further into a smaller unit. डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज होगा, मोनोसैकेराइड में बदल जाएगा। ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज होगा, मोनोसैकेराइड में बदल जाएगा। पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज होगा, डाइसैकेराइड में बदलेगा, डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड में ब्रेकडाउन होगा, कैटाबॉलिज्म। लेकिन मोनोसैकेराइड फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है। मोनोसैकेराइड टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर? यही बात है, एकदम सिंपल सा बात कह रहे हैं। मोनोसैकेराइड कंटेन ए सिंगल कार्बन चेन and are classified on the basis of number of carbon atom they possess and as aldose or ketose depending upon their group. कहता है कि कार्बन एटम, तो कार्बन एटम तो रहेगा। तो अब देखिए यहां एक कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन एटम। वैसे 2 कार्बन एटम का भी एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन उसको बहुत सारे विद्वानों ने मान्यता नहीं दी है। इसलिए डायोज, अगर कोई कहता है कि डायोज 2 कार्बन का कंपाउंड डायोज होता है,
तो आपको ना नहीं कहना है। डाइवोज होता है लेकिन रेयर है, वो एक ही एग्जाम्पल है उसका। लेकिन 3 कार्बन, 3 से लेकर 7 कार्बन तक के मोनोसेक्राइड बायोलॉजिकली बहुयात मिलते हैं। कितना बोला मैं? मिनिमम कार्बन की संख्या 3 और मैक्सिमम 7। तो 3 to 7, अगर 3 कार्बन है और उसका चेन बना हुआ है और फॉर्मूला सही है CnH2nOn और कार्बन 3 है तो ट्रायोज। 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज, 7 है हेप्टोज। लेकिन कार्बन की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये पेंटोज कह लेंगे, टेट्रोज कह लेंगे, ट्रायोज कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्बन की संख्या 3 है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन है? अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज, अगर कीटोन है कीटोज। तो 3 कार्बन का चेन हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोज। अगर कीटोन है कीटो ट्रायोज। बात समझ में आ गई? देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, जेनेरिक नेम ट्रायोज। एल्डोज, एल्डोज का एग्जाम्पल एल्डो ट्रायोज, एग्जाम्पल ग्लीसरल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बार बार मैं नाम लूंगा। ग्लीसरल्डिहाइड, इसी का डिराइवेटिव था ग्लिसरॉल। आगे भी बार बार फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बिना इसके हम नहीं चलेंगे। पूरी कार्बोहाइड्रेट पुनः रिपीट होगी। अब है कीटोज, तो कीटो ट्रायोज। एग्जाम्पल डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, DHA, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। GAL, ग्लिसरल्डिहाइड। 4 कार्बन तो नाम होगा टेट्रोज और एल्डोज का नाम होगा एल्डोटेट्रोज, एग्जाम्पल इरिथ्रोज। और एक कीटो टेट्रोज का एग्जाम्पल इरिथ्रुलोज। ध्यान दीजिएगा, खाली एल लग गया, इरिथ्रुलोज। 5 कार्बन पेंटोज, एल्डोपेंटोज, एग्जाम्पल आर्बिनोज, जाइलोज, राइबोज। राइबोज याद आ रहा है? पूरे न्यूक्लिक एसिड में डिस्कशन हुआ था, राइबोज शुगर, इसलिए आरएनए का नाम था राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का नाम था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां भी दिक्कत हो, पीछे की वीडियो आपके पास है, आप तुरंत देखेंगे, 10 से 5 मिनट लगेगा, और बढ़िया हम्बल बिल्डअप करिए फाउंडेशन को। अब आता है कीटो पेंटोज, जाइलूज। तो क्या हो गया? जाइलूलोज। यहां क्या है? जाइलोज, एक एल और बढ़ा, जाइल्यूलोज। यहां क्या है? राइबोज। यहां क्या हो गया? राइब्यूलोज। इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स का ध्यान रखना है। आते 6 कार्बन, हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, कीटोहेक्सोज, फ्रुक्टोज, स्वीटेस्ट शुगर, हेप्टोज 7 कार्बन का। तो देखा आपने 3 to 7, ये नॉर्मल पॉपुलरली पाया जाता है। 2 कार्बन का भी पाया जाता है, उसकी बातें बताई हमने। हेप्टोज तो एल्डोहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज, कीटोहेप्टोज, सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज 7 कार्बन का। तो आपने मोनोसेकेराइड को देखा एग्जाम्पल। अब आइए हेक्सोज। ज्यादातर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप पढ़ते हैं हेक्सोज के बारे में। यह है कि हमने सब बताया आपको कि ट्रायोज भी है, टेट्रोज भी है, पेंटोज भी है, हेप्टोज भी है। लेकिन मुख्य रूप से आप ज्यादा बातें किसके बारे में जानते हैं? तो हेक्सोज के बारे में। तो आइए जानिए हेक्सोज, इंपॉर्टेंट हेक्सोज। तो इंपॉर्टेंट हेक्सोज में हमने 3 हेक्सोज को लिया है।
ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज क्या है? एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल बॉडी फंक्शन, अदर नेम डेक्सट्रोज एंड ब्लड शुगर। यही बढ़ जाता है, बढ़ेगा ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिया, घटेगा हाइपोग्लाइसेमिया, और यूरिन से पास करने लगेगा ग्लाइकोस यूरिया, और लास्ट में क्या होगा? डिजीज डायबिटीज। इसलिए इसका नाम दिया गया ब्लड शुगर, ए कंपोनेंट ऑफ इच डाइसैकेराइड। मोस्ट ऑफ दी जो बायोलॉजिकल डाइसैकेराइड, एक्टिव डाइसैकेराइड है, उस सब में ये पाया जाता है। अब ये ग्लूकोज, ऊपर तो ग्लूकोज बोल रहे थे कि यहां बोल दिए क्या आएगा, डी सब लगा दिए। वैसे बहुत लोग जान भी रहे होंगे, जो नहीं जान रहे मैं बताऊंगा क्या है कैपिटल डी में लिखा हूं यहां, डी ग्लूकोज, इसका नाम डेक्सट्रोज। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मल सेलाइन ड्रिप, जब आदमी ट्रॉमा सेंटर में जाता है, इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाता है, सबसे पहले डॉक्टर उसको पानी चढ़ाते हैं, पानी देते हैं। तो पानी जब नस में उसको दिया जाता है, उस बोतल को कभी आप लोग खरीदे होंगे तो पढ़िएगा क्या लिखा रहता, लिखा रहता DNS, डी स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज। ग्लैक्टोज सेल्डम ऑकर फ्रीली इन नेचर, ये नेचर में फ्री रूप में नहीं पाया जाता, डाइसैकेराइड के रूप में पॉलीसैकेराइड के अंदर पाया जाता है। बाइंड विथ ग्लूकोज टू फॉर्म शुगर इन मिल्क, लैक्टोज। आप जानते हैं मिल्क शुगर, लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला। वंस एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। बॉडी में जाकर के क्या होता है ग्लैक्टोज? अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आप लोग केमिस्ट्री के आदमी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आइसोमेरिज्म, तो आपको ज्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फ्रुक्टोज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, बोला भी था, 1.5x स्वीटनर देन सुक्रोज, occur naturally in fruit and honey, that's why called the fruit sugar. ओके, अब देखिए डी ग्लैक्टोज नहीं, डी फ्रुक्टोज को देखिए, इसका दूसरा नाम लिबुलोज या फ्रूट शुगर। आप देख रहे हैं, यही नहीं घबराइए कि ये रिंग बना हुआ है, ये ओपन चेन में भी ये लोग रहते हैं, और किस तरह से ये रिंग बनाते हैं ये मैं आगे बताऊंगा कि कब ये रिंग बना लेते हैं। यहां रिंग आप देख भी रहे हैं, और ये देखिए किस तरह का है, हेक्सागोनल रिंग है, और ये पेंटागोनल है। चलते चलते थोड़ी सी बात जान लें, ये अगर पेंटागोनल रिंग है तो इसको हम लोग कहते हैं पाइरान रिंग, और अगर पेंटागोनल है तो फुरान रिंग, क्योंकि फ्रुक्टोज में है। आगे इस पर बात करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट हेक्सोज को देखा, क्या क्या देखा? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। अब हम आते हैं उस बात पर कि डी क्यों लगाए हुए थे, क्या है डी। तो डी फॉर्म से डिनोट करने का मतलब हम ऑप्टिकल आइसोमर को डिनोट करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर को डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर को, और क्या है ऑप्टिकल आइसोमर या इनेंसियोमर, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम। ऑप्टिकल आइसोमर डिफर फ्रॉम ईच अदर in the deposition of the various atom or group of atom in a space around the asymmetrical carbon atom। आप जान रहे होंगे कि asymmetrical carbon atom क्या है, अगर नहीं जान रहे होंगे तो मैं तुरंत बता रहा हूं। These are in fact the mirror image of each other. They may also be linked to left and right hand globes। आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन वास्तव में देखिए दोनों एक जैसे नहीं है। ये अंगूठा लेफ्ट साइड है, ये अंगूठा राइट साइड है, लेकिन ऐसे अगर बीच में मिरर बना दे, एक दूसरे का ये अपोजिट मिरर इमेज दिख रहा है। वन फ्रॉम इन विच H atom at carbon 2 is projected to the left side। एक फॉर्म में क्या होगा, H किधर प्रोजेक्ट होगा? लेफ्ट साइड में,
और OH ग्रुप किधर प्रोजेक्ट होगा? राइट साइड में, और इसे क्या कहेंगे? डी फॉर्म। देखिए यहां, अब आप ध्यान से समझिए कि डी क्या है। डी फॉर्म, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैं बता रहा हूं कि क्या है डी, लेकिन यहां देखिए कि पहले डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते किसे हैं? तो देख रहे हैं यहां, यही एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है जिसको हम लोग लिखा है क्या? पेनुअल्टीमेट कार्बन। और इस पर देखिए ये OH किधर है, और यही अगर OH की पोजीशन में चेंज कर रहा हूं तो देखिए यहां क्या हो रहा है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। बायोलॉजिकली एक्टिव शुगर प्रायः डी फॉर्म में होते हैं, और बायोलॉजिकली एक्टिव एमिनो एसिड प्रायः एल फॉर्म में होते हैं। एल फॉर्म अमीनो एसिड पढ़ाते समय भी हमने आपको ऑप्टिकल आइसोमर की चर्चा की थी, और एसिमेट्रिकल कार्बन एटम के बारे में मैंने कहा था। जो लोग अगर शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, फिर से एक बार अमीनो एसिड देखेंगे, काफी क्लियर होगा, और लोग जो नहीं जुड़े हैं वो देख लेंगे। एंड द अदर फॉर्म which where H atom is projected to the right side and OH। इसी बात को मैं बता रहा हूं। तो आपने ये समझा। इसको और स्पष्ट रूप से देखिए कि 2 नंबर कार्बन, यहां मैंने नंबरिंग नहीं की है, वहां केवल सीधे आपको ये दिखाने का कोशिश किया है कि एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन यहां देखिए, यहां दूसरा फिगर जो हमने लिया है, यहां देखिए 2 नंबर कार्बन, यहां 2 नंबर कार्बन OH किधर है, और यहां 2 नंबर कार्बन OH किधर है। तो ये क्या हो गया? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हो गया? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये हो गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ट्रायोज है, एल्डो ट्रायोज है, अब ऊपर के जितने भी एल्डो ट्रायोज, एल्डोज शुगर आप देखेंगे, वो टेट्रोज हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो, सब का डी फॉर्म डिटरमाइन होगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर। ऐसा माना जाता है कि जितने भी शुगर डिराइव्ड हुए हैं, जो डी फॉर्म के शुगर हैं, जो बायोलॉजी में बायोलॉजिकली एक्टिव है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, वे सारे के सारे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइवेटिव हैं। इसलिए हमेशा इसी के प्रोस्पेक्ट में उनकी डिजाइन होगी, उनकी संरचना होगी। फॉर एग्जाम्पल, the glyceraldehyde has only one symmetrical carbon atom, OH number 2, दूसरे नंबर के कार्बन एटम को, and it can therefore exist into 2 isomeric form। याद करिए कि मैंने कहा था कि नंबर ऑफ आइसोमर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम या चिराल सेंटर, और फॉर्मूला बोला था 2 to the power n, where n is the number of asymmetrical कार्बन एटम। तो अगर यहां एक कार्बन एटम ही है एसिमेट्रिकल, 2 to the power 1, इसलिए आइसोमर की संख्या 2 होगी, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये डी फॉर्म और एल फॉर्म का क्या चक्र है। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म अभी आपने ट्रायोस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखा था, लेकिन आपका सबसे पॉपुलर और इंपॉर्टेंट शुगर कौन सा है? ग्लूकोज। अभी मैं बात किया हूं, जरा ग्लूकोज में डी और एल आइसोमर को देखें। D and L isomer are mirror image to each other, समझाने की जरूरत नहीं है। The spatial orientation of H and OH group on the carbon atom C5 for glucose, like second last। जैसे वो 3 कार्बन का था तो दूसरे नंबर पर था, ओरिएंटेशन देखा आपने। तो जितना लंबा चेन होगा, सेकंड लास्ट कार्बन, 7 कार्बन का चेन है अगर, तो 6वें नंबर पर देखेंगे। ग्लूकोज हेक्सोज है तो सेकंड लास्ट कार्बन इसका 5वां नंबर कार्बन होगा, इसलिए आप कहां देखेंगे? 5वें नंबर कार्बन पर। एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन डिटरमाइन वेदर द शुगर इज डी और एल आइसोमर। इफ द OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड, द शुगर इज ऑफ द डी आइसोमर। इफ द OH ग्रुप इज द लेफ्ट साइड, द शुगर इज द एल आइसोमर। देखिए सामने 5वां नंबर कार्बन है, अगर यहां पर है, लेफ्ट में आए, डी ग्लूकोज उधर चला गया,
एल ग्लूकोज। यानी आप अभी संरचना पहचान रहे हैं, क्यों ये डी ग्लूकोज कहलाया, यह बात मैं कर रहा हूं। अब यहां हमने लिख दिया है क्या, स्टीरियो आइसोमर। आप पूछेंगे कि ये क्या लिख दिए सर, ऑप्टिकल आइसोमर लिखे थे वो तो ठीक था। मैमेलियन टिश्यू हैव डी शुगर, बहुत देर से बोलते आ रहे हैं कि मैमेलियन नहीं, प्लांट्स एनिमल जितने भी हैं अगर उसमें शुगर है तो वो डी फॉर्म में है, डी ग्लूकोज है। इसीलिए तो आप लोग पीते हैं ग्लूकोन डी, वास्तव में देखिए उस पर क्या क्या है, वो डेक्सट्रोज है, डी डेक्सट्रोज। इनेंसियोमर, enantiomer are a special type of stereoisomer that are mirror image to each other। अगर वह स्टेरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, नाम क्या होगा, इनेंसियोमर। मेजोरिटी ऑफ द शुगर इन द हायर एनिमल आर डी टाइप। अब क्या है, डाई स्टेरियो आइसोमर। The term distereoisomer is used to represent the stereoisomer that are not mirror image of one another। अगर mirror image है तो नाम क्या हो गया, enantiomer, और नहीं है तो नाम क्या हो गया, distereoisomer। Configuration change with regard C2, C3, C4 will produce a different monosaccharide। आपने को तो पीछे में मैंने केवल C5 पर बताया था, लेकिन ठीक है C5 पर चेंज हुआ तो DL आपने देख लिया, ग्लूकोज का देख लिया, लेकिन उसमें और जो कार्बन है C2 है, C3 है, C4 है, ये भी एसिमेट्रिकल है। वो तो ग्लिसरल्डिहाइड में केवल C2 कार्बन जो है एक एसिमेट्रिकल कार्बन था। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी एसिमेट्रिकल कार्बन की संख्या बढ़ेगी। आप देख ले चेन में, तो कहता है कि अब यहां ये 3 कार्बन आ गए तो इस 3 एसिमेट्रिकल कार्बन से फिर आपका फॉर्मूला लागू होगा 2 to the power 3। तो 2 to the power 3 8 होगा, तो 8 डिफरेंट तरह के मोनोसेक्राइड आएंगे। अब 8 के डी और एल होंगे, तो 8 को डी हुआ तो 8 एल होगा, तो टोटल आइसोमर कितना हो गया ग्लूकोज के, 16। कब, जब ग्लूकोज ओपन चेन में है तब। रिंग की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ओपन चेन दिख रहा है कि ओपन चेन में जब है तो टोटल ग्लूकोज का कितने आइसोमर होंगे, 16 आइसोमर है, पूछा हुआ सवाल है, और वो भी नीट में केमिस्ट्री में पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हैं आइसोमर, 6 कार्बन के कितने आइसोमर हैं, ये सब डी फॉर्म में है। इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है उसको हमने अलग से अंडरलाइन किया हुआ है, डी मैनोज, डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज। बाकी सब नेचर में पाए जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे चाहेंगे तो आप जान सकते हैं। अब फिर मैं पुरानी बात को आपको समझा रहा हूं कि अगर ग्लिसरल्डिहाइड से ही, डी ग्लिसरल्डिहाइड से ही डी फॉर्म के शुगर डिराइव हुए हैं, तो आप जानते हैं कि 3 कार्बन के भी शुगर हैं, 4 कार्बन के भी है, 5 कार्बन के भी है, 6 कार्बन के भी है, 7 कार्बन के भी है, सबके डी फॉर्म आइसोमर होंगे। इस फैमिली को कहते हैं डी एल्डोज फैमिली। तो हमने कोशिश किया है एक झलक आपको डी एल्डोज फैमिली दिखाने का। 3 कार्बन का डी ग्लिसरल्डिहाइड, 4 कार्बन का डी इरिथ्रोज, डी थ्रियोज, 5 कार्बन का डी राइबोज, डी आर्बिनोज, डी जाइलोज, डी लैक्सोज, इसी तरह 6 कार्बन का जो पीछे आपने देखा। तो ये सारे डी फॉर्म हैं। अब यहां पर क्या है, तो ओरिएंटेशन सेकंड लास्ट कार्बन यहां है, इसकी वजह से यहां की ओरिएंटेशन सेकंड लास्ट कार्बन है तो यहां पर है, यहां पर सेकंड लास्ट कार्बन यहां की ओरिएंटेशन से है। आप देख रहे हैं, ये नहीं कि यहां चेक करिएगा, यहां नहीं चेक करना है आपको, सेकंड लास्ट कार्बन। जब भी ऑप्टिकल आइसोमर की चर्चा होगी तो आप किस कार्बन को देखेंगे, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। अब डी एल्डोज को आपने देख लिया तो डी कीटोज भी आप देखना चाहेंगे, उसकी भी फैमिली को देखें, डी कीटोज। अब 3 कार्बन का है,
यहां देखिए डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन लिखा है हमने, डी नहीं लिखा है, डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन नहीं लिखा है इसको, क्योंकि इसके आइसोमर नहीं होंगे। आप जानते हैं इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन देखिए नहीं है, यह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से यहां जुड़ा हुआ है। तो जब एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है ही नहीं, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम की संख्या 0 है, तो 2 टू द पावर 0 बराबर 1, 4 कार्बन। तो मिनिमम कीटोज में डी आइसोमर के लिए कितना कार्बन चाहिए? 4। तो 4 रहेगा तब जाकर के एक आइसोमर, एक एसिमेट्रिकल कार्बन होगा। अगर ये 5 कार्बन का हो गया तो देखिए यहां 2 एसिमेट्रिकल कार्बन दिख रहा है, अगर 6 कार्बन का हो गया तो 3 एसिमेट्रिकल कार्बन दिख रहा है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो यहां देखिए 5 कार्बन के लिए क्या है? डी राइब्यूलोस, ये क्या है? डी फ्रुक्टोस 6 कार्बन का, ये क्या है? डी जाइलोस 5 कार्बन का। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने ब्लॉक किया है, बाकी सब आपको इसलिए समझाने के लिए कि आप देख ले पैटर्न किस प्रकार का होता है। चले, तो आप लोगों ने हमसे मैं समझता हूं कि आप लोगों ने डी और एल फॉर्म क्या है और क्यों डी और एल डिनोट किया जाता है शायद समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, क्यों डी, आखिर डी का डिजाइन देखा आपने, अपने लिखने का तरीका केवल देखा, क्यों डी है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, optical activity is a characteristic feature of compound with asymmetrical carbon atom. When a beam of polarized light is passes through a solution of optical isomer, it will be rotate either to the left or right. अगर आप किसी भी कंपाउंड का फ्रेश सॉल्यूशन बनाकर उससे प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट या मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को गुजारेंगे तो अपने पाथ को छोड़ेगा। फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, वो अपने मूल पाथ से, ओरिजिनल पाथ से हटेगा। तो या तो वो राइट साइड, राइट डायरेक्शन में हटेगा या लेफ्ट, इसे कहते हैं रोटेशन। तो रोटेशन आइदर इन राइट और लेफ्ट, डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस और लीवो रोटेटरी के लिए माइनस। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी आपके लिए, यह बात अलग है कि डी प्लस और डी माइनस भी होगा। ये आगे आपको अगले क्लास में, ऊपर की क्लास में आपके शिक्षक आपको बताएंगे। केमिस्ट्री में आपको इस बातों पर आइसोमेरिज्म में चर्चा की जाएगी। रेशिमिक मिक्सचर, डी और एल तो आपने समझ लिया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब आते हैं कि इफ रेसिमिक मिक्सचर क्या है। इफ द डी एंड एल आइसोमर आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर डी भी बराबर है और एल भी बराबर है और तब लाइट आपने दिया, तो क्या सोचिए तो जरा, लाइट किधर घूमेगा? डी तो डी की ओर घुमाएगा, राइट हैंड में घुमाएगा, और एल लेफ्ट हैंड में घुमाएगा। आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इसलिए नोट, रेसिमिक मिक्सचर डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर हुआ? ओके। अभी रोटेशन की चर्चा कर रहे थे। इससे एक छोटी सी बात है कि अगर आप किसी भी फ्रेश सॉल्यूशन, कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के फ्रेश सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट के बीम को पास करा रहे हैं तो राइट हैंड में मुड़ेगा। अगर डी है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल है तो लीवो। लेकिन अगर फ्रेश सॉल्यूशन में आपने पास कराया लाइट को तो इनिशियली उसकी एंगल एक्स थी, टर्न करने की, लाइट टर्न करने की एंगल क्या थी? एक्स थी। थोड़ा देर बाद आप ये देखते हैं कि नहीं, एंगल डिटोरिएट कर गया, एक्स से वो वाई हो गया।
चेंज कर गया, तो ये सडन चेंज हुआ। तो सडन चेंज के लिए हम लोग एक शब्द लेते हैं म्यूटेशन। इसलिए इस प्रक्रिया की अगर रोटेशन चेंज होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोगों ने कहा म्यूटा रोटेशन। क्या शब्द आया? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब कि वो राइट हैंड में ही मुड़ रहा है या लेफ्ट हैंड में ही मुड़ रहा है। अगर राइट हैंड में मुड़ रहा है तो पहले एक्स है, बाद में वो घट करके या बढ़ करके वाई हो गया, लेकिन राइट हैंड में ही। क्योंकि इससे मिला जुला शब्द फिर हम आगे एक चर्चा करेंगे, इन्वर्सन। उसमें क्या है कि फ्रेश सॉल्यूशन में पहले राइट टर्न कर रहा है और थोड़ी देर के बाद लेफ्ट टर्न करने लगा, तो वो इन्वर्सन। और रोटेशनल एंगल में कमी हो जाए या बेसी हो जाए तो इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। When D-glucose is crystallized at room temperature and a fresh solution is prepared, its specific rotation polarized light is 112 degree, the right direction में। But after 12 to 18 hours, it changes to 52.5 degree. Change आया, and this change is called the muta rotation. Are you confirmed? Am I right? Okay. This change in rotation with time is called as muta rotation. Glucose has two enomer, alpha and beta. अब एक दूसरी बात यहां पर आ गई, एनोमर। अब ये एनोमर कौन ग्लूकोज रख रहा है? डी ग्लूकोज की बात कर। डी ग्लूकोज हैज टू एनोमर, अल्फा डी एनोमर और बीटा डी एनोमर। अभी तक आप लोग चर्चा सुन रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर। अब एक दूसरी बात, आइए ध्यान दें फिगर पर। ये ओपन चेन है, इसका कार्बन लगे हुए हैं। अब इस एक नंबर जो कार्बन है ये अभी तक सिमेट्रिकल है, आप देख लें। लेकिन अगर ये इस तरह रिंग का निर्माण कर रहा है तो अब यहां पर ये एसिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया। या ध्यान दे, ये एसिमेट्रिकल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इसके ऊपर और नीचे कार्बन एक ही, दोनों तरफ कार्बन है। यहां ये कार्बन क्या हो गया? एसिमेट्रिकल। यही बात थोड़ा देर पहले कहते कि ओपन चेन में कितने एसिमेट्रिकल कार्बन है उसको ध्यान से आपने वहां देखा। जैसे ही आप रिंग जब ये बनाया तो इस रिंग में क्या हुआ? एक एसिमेट्रिकल कार्बन बढ़ गया। और वो कहां बढ़ा? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन, या आपके शब्दों में एनोमेरिक कार्बन। अब इस एनोमेरिक कार्बन पर OH और H की जो उपस्थिति है, इसके ओरिएंटेशन की वजह से जो कंपाउंड पैदा होंगे वो कहलाएंगे एनोमर। तो ये देखिए OH का ओरिएंटेशन किधर है, इसलिए इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा एनोमर। और यहां देखिए OH की ओरिएंटेशन किधर है, इसलिए बीटा एनोमर। आइए आते हैं हम एनोमर पर। अब थोड़ा सा बात हम लोग ईपीमर की करें, फिर हम आते हैं एनोमर पर। कि एक हो गया ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरी चर्चा आपने सुना एनोमर, और तीसरी चर्चा है ईपीमर। तो पहले ईपीमर पर बात कर लेते हैं, तब एनोमर समझाने में हमको और सहूलियत होगी और आपको समझने में। ईपीमर, if two monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific carbon atom, they are referred to as ईपीमर। हम समझिए, आपने सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या देखा? ऑप्टिकल आइसोमर। कार्बोनाइल कार्बन पर क्या देखा? एनोमर। तो कार्बोनाइल कार्बन को देख लिया C1, और सेकेंड लास्ट अगर ग्लूकोज की बात करें हम तो C1 को आपने देख लिया कि C1 पर ओरिएंटेशन
H और OH का चेंज होगा तो आप क्या बोलेंगे उसको? एनोमर। और C6 जो है एसिमेट्रिकल है, सॉरी सिमेट्रिकल है। तो C5 सेकेंड लास्ट कार्बन, C5 पर अगर H और OH की ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर, इनैंसियोमर, स्टेरियो आइसोमर। अब बच गया क्या आपके पास? C2, C3, C4। अगर इस पर H और OH के ओरिएंटेशन को आप ध्यान रखें और इसके वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन आए, H और OH यहां चेंज हो, तो इससे बने हुए मॉलिक्यूल्स को आप ईपीमर कहते हैं। यही बात यहां हम लिख रहे हैं कि इफ द टू मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम, they are referred to as epimer to each other. Example, glucose and galactose are C4 epimer. ये ग्लूकोज है और ये ग्लैक्टोज है और ये चौथा कार्बन। तो आप देख ले, यहां OH की ओरिएंटेशन कहां है, यहां OH की ओरिएंटेशन कहां है। यहां की OH को बात नहीं करेंगे, देखिए यहां दोनों तरफ OH एक ही तरफ है, तो हम लोग कहां पर ये देखें? C4। तो डी ग्लैक्टोज इज द C4 epimer ऑफ ग्लूकोज। दूसरी एग्जांपल, ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 epimer। इसका ओरिएंटेशन का दूसरे नंबर कार्बन, देखिए चेंज है। इंटर कन्वर्सन ऑफ ईपीमर इज नोन एज ईपीमेराइजेशन, और ईपीमेराइजेशन नामक बायोकेमिकल रिएक्शन को कराने वाले एंजाइम का नाम ईपीमरेज। आखिर में कन्वर्ट करेगा ना मेटाबॉलिक पाथवे में, आपने पढ़ा है मेटाबॉलिक पाथवे, तो एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट करेगा, तो एंजाइम चाहिए। तो कौन सा एंजाइम है? ईपीमरेज। ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए आइसोमरेज। ओके, आइए एनोमर। Enomer have same composition but differ in orientation of the group around anomeric carbon atom. Anomeric carbon is a carbonyl carbon atom. Example, first carbon atom in glucose is the anomeric carbon. हर जगह फर्स्ट नहीं, अगर कीटोज शुगर होगा तो उसका सेकंड कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहां है उसका? सेकंड कार्बन पर है। Carbonyl carbon atom become asymmetric because of ring structure of monosaccharide. समझाने की कोई जरूरत नहीं। In solution, thus enomer are encountered a cyclic structure of monosaccharide. The alpha and beta cyclic form of the D-glucose are known as enomer. They differ from each other in the configuration only around the C1, known as anomeric carbon. तो एनोमर क्या है कि अगर एनोमेरिक कार्बन पर H और OH के पोजीशन बदलने से जो आइसोमर पैदा हो उन्हें एनोमर कहेंगे। द हेमी एसीटल या कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन जिसे एनोमेरिक कार्बन आपने कहा था, उसी का दूसरा नाम क्या है? कार्बोनाइल कार्बन। अब ये कार्बोनाइल कार्बन का दूसरा नाम यहां पर क्या आ गया? हेमी एसीटल। यह भी समझा रहे हैं, is called as anomeric carbon. In the case of alpha enomer, the OH group held by anomeric carbon is one of the opposite side of the group CH2OH of sugar ring. आइए यहां समझिए क्या कह रहा है कि यहां यह है क्या? CH2OH। अगर इसके अपोजिट साइड में OH है तो नाम है क्या? अल्फा एनोमर, और सेम साइड में है तो सॉरी अपोजिट साइड में है तो नाम है अल्फा, क्योंकि ये ग्लूकोज का है और ये क्या है? फ्रुक्टोज है। तो यहां भी देखिए बना हुआ है। अब यही बात अभी हम चर्चा कर रहे थे। यहां देखिए एनोमेरिक कार्बन कहां है? 1 नंबर पर है। यहां एनोमेरिक कार्बन कहां है? 2 नंबर पर है। यह बात आप ध्यान देंगे।
अब इसे क्यों हम हेमी एसीटल यहां और इसका नाम हेमी कीटल कहते हैं, यह मैं अभी चर्चा करूंगा। एनोमेरिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एटम या चिरल सेंटर, इट इज द कार्बन एटम अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम। इसलिए मैं इसे या मैं लिखना नहीं चाह रहा, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं लिखता हूं। वैसे ये सारी बात हमने अमीनो एसिड में आपसे चर्चा की है। फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन एट C1 कार्बन 1 of an aldose or at carbon 2 of a ketose. Enomer are expressed as a alpha and beta form. In alpha form, OH group is below the plane. OH group is oriented away from the oxygen atom. In beta form, OH group is above the plane. OH group is oriented toward the oxygen atom. आप देखिए ये डी ग्लूकोज है, ओपन चेन में है, और ये देखिए इसे रिंग बन रहा है, और ये रिंग जब बन रहा है तो 1 नंबर कार्बन यहां पर क्या हो गया, हेमी एसिटल या कार्बोनाइल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन, इससे और 5 नंबर कार्बन के OH के बीच ये रिंग बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैं आ रहा हूं। अब ये रिंग बन रहा है तो इसके यहां पर रिंग बनने से क्या होता है, सो देखिए अब ये H इस O के साथ चला है। अब इस O और H का ओरिएंटेशन किधर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अल्फा एनोमर है या बीटा। यहां देखिए OH कहां है, इसके अपोजिट है, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और देखिए ये सेम साइज में है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब तो क्लियर हो गया होगा कि अल्फा एनोमर क्या है, बीटा एनोमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, ईपीमर क्या है। तो ये मोनोसैकेराइड की फॉर्म की एक्टिविटी थी। आपको 3 बातें याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरा एनोमर, तीसरा ईपीमर। इससे आपका काम चलेगा, इतनी कम से कम बात। हेमी एसिटल लिंकेज, लिंकेज बॉन्ड को कह रहे हैं कि कैसे ओपन चेन का सुगर पेंटोज या हेक्सोज रिंग कैसे बनाता है, यह एक चर्चा का विषय। देखिए यहां कह रहा हूं कि अल्कोहल और एल्डिहाइड आपस में जब मिलते हैं तो उससे बने हुए फॉर्म को हेमी एसिटल कहते हैं। इसी तरह अल्कोहल और कीटोन आपस में मिलते हैं तो उससे बने हुए फॉर्म को हेमी कीटल कहते हैं। आइए, डी ग्लूकोज ओपन चेन। हाँ चल, एक छोटी सी बात यहां और भी कहें, बार बार मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री में इसे डिटेल किया जाएगा, मैं तो बायोमॉलिक्यूल बोल रहा हूं इसलिए थोड़ी सी बात कर रहा हूं। इस तरह ओपन चेन में अगर रिप्रेजेंट आप करें शुगर को तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्योंकि इस तरह अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग कहते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन। उस पर भी बात थोड़ा सा कर लेंगे हम, लेकिन पहले यहां समझिए। तो डी ग्लूकोज, तो फिशर प्रोजेक्शन को देखें। आप देख रहे हैं इसमें 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। तो यहां 5 नंबर कार्बन का OH ए और 1 नंबर कार्बन से जुड़ने के लिए जा रहा है। साइक्लाइजेशन, साइकिल, रिंग बनने जा रहा है। तो यहां अल्कोहल है, OH है, और यहां एल्डिहाइड है। तो जब भी यहां पर बॉन्ड बनेगा तो निश्चित तौर से हेमी एसिटल बॉन्ड या हेमी एसिटल लिंकेज होगा। आइए अब देखिए कैसे साइक्लिक फॉर्म में आ गया। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, ये 6 नंबर कार्बन। ये 5 नंबर कार्बन का OH और
1 नंबर कार्बन। यहां ध्यान दीजिएगा, आप केमिस्ट्री जान रहे होंगे, मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। अब यहां से अगर यह O इधर शिफ्ट करता है इस H के पास, तो ये डबल बॉन्ड से जो O जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड खत्म हो जाना होगा। यानी यहां भी O जो है डबल बॉन्ड से है। O एक तरफ C से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ H से जुड़ा हुआ है, तो वो यहां से हटेगा तो एक बॉन्ड खत्म होगा, O और H के बीच का बॉन्ड खत्म होगा, और यहां C और O के बीच एक बॉन्ड खत्म होगा। और इसे आप लोग पढ़े होंगे, इसे आप लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की कन्फिगरेशन याद ही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन याद है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन यहां से हटेगा और इसके पास आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहां OH जैसे ही हो जाएगा तो ये H जो है क्या करेगा, यहां से बॉन्ड, यहां H जो हटेगा तो O क्या करेगा, यहां से बॉन्ड बनाएगा। कि O क्या कर लेगा, ये जो O है इसका एक H के हटने से एक बॉन्ड यहां हो गया, और ये H, पहले सॉरी हम O पर बात कर रहे थे, नहीं H की हटाना है, H को हटाना है, और ये H यहां चला जाएगा, तो यहां की स्थिति OH हो गई और यहां केवल O रह गया। आइए इस बातों को यहां दिखा देते हैं। O जहां का तहां छूट गया और यहां देखिए OH हो गया और यहां H रह गया। अब क्या है ये, इट्स बीटा एनोमर व्हेन CH2OH एंड OH आर ऑन द सेम साइड। OH अगर यहां रह गया तो ये बीटा एनोमर होगा। लेकिन यहां ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहे थे, यहां भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, यह रिजोनेंस शो करता है, क्योंकि कभी साइक्लिक फॉर्म में, कभी ओपन चेन में। क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहेगा तो रिंग में है, जैसे सॉल्यूशन में डालेंगे ओपन होगा फिर रिंग बनाएगा। तो ये काफी वीकेस्ट, ये बॉन्डिंग जो यहां की होगी वीकेस्ट होगी। अगर सिंपल सी बात अगर हमसे आपको समझना है तो एक लाइन की बात समझना है कि इस H को यहां से यहां शिफ्ट करना है, इस H को यहां से यहां शिफ्ट करना है। तो इस H को अगर यहां से यहां शिफ्ट करना है तो इसके लिए O को एक और बॉन्ड चाहिए, तो O कहां बनेगा, यहां बॉन्ड बना लेगा, और H जब यहां शिफ्ट करेगा तो O के पास क्यों जाएगा, जबकि ये डबल बॉन्ड है तो टूट जाएगा। तो देखिए इसका जो डबल बॉन्ड यहां था खत्म हो गया, इसलिए H यहां आ गया, और O के साथ जो H था तो एक बॉन्ड इसका बचा तो यहां आ गया। तो यही बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, हेमी एसिटल बॉन्ड या हेमी एसिटल लिंकेज। क्या कहलाएगा वो, हेमी एसिटल लिंकेज। ये चीज आपने देखा। अब इसके बाद मैं समझता हूं कि हेमी एसिटल लिंकेज की सारी जानकारी आप लोगों ने देखा कि ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज कैसे रिंग बनाता है, यही बात दिखाना था। और हेमी एसिटल इसीलिए किस कार्बन को कहा गया हेमी एसिटल, तो आप देख रहे हैं ये 1 नंबर कार्बन का नाम हेमी एसिटल और इसके लिंकेज का नाम हेमी एसिटल लिंकेज। इसी तरह हेमी कीटल लिंकेज भी होगा, अल्कोहल के साथ कीटोन हेमी कीटल। अब यह हमने फ्रुक्टोज को लिया है, फ्रुक्टोज को देखिए 2 नंबर कार्बन पर, फिर वही पोजीशन है, तो यहां क्या होगा, ओ के साथ H आएगा, देखिए कैसे आ रहा है, OH है यहां एक बॉन्ड टूट जाएगा और H यहां आ जाएगा, आ भी गया यहां,
अगर इसके समानांतर OH रहता तो ये नाम क्या होता? बीटा। इसके OH, इस CH2OH, लास्ट CH2OH के अपोजिट है OH, इसलिए नाम है अल्फा। अल्फा डी फ्रुक्टोफुरानोज। अब ये फ्रुक्टोज नहीं कहलाया, यहां भी यह ग्लूकोज नहीं कहलाया, ग्लूकोपाइरानोज। और ये क्या है? हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ऐसा बनाने का तरीका। तो यह अब नाम हो गया ग्लूकोपाइरानोज और यहां नाम हो गया फ्रुक्टोफुरानोज। पाइरानोज और फुरानोज शुरू में ही बोले थे कि अब इस रिंग का नाम, ये पेंटागोनल रिंग जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हो गया फुरानोज रिंग। मेंबर इसमें 6 हैं लेकिन पेंटागोनल रिंग। और ग्लूकोज में जो रिंग हुआ वो पाइरानोज रिंग। अब ये कैसे चेंज हो रहा है? फिशर प्रोजेक्शन हॉवर्थ प्रोजेक्शन में कैसे चेंज हो रहा है? देखिए, अब यहां पर इसको डार्क शेड से दिखाया हुआ है। काहे दिखाया हुआ है? क्या कहना है इसका? इस पर थोड़ी बात करते हैं। हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, in the ring are projected as a plane perpendicular to the plane of drawing. Carbon atom of the ring and hydrogen attached to them are not shown. Each of the formula can be drawn in 4 positions, one of which taken as the basal position. अब ये देखिए, ये है फिशर प्रोजेक्शन। यहां इस फिशर प्रोजेक्शन में क्या है? आप देख रहे हैं कैसे स्ट्रेट चेन है और ये रिंग में आ गया और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, सबसे मोटा इसको दिखाया गया, रिस्पेक्टिवली इसको कम मजबूत, इसको कम मजबूत। तो ये क्या हो गया? हॉवर्थ प्रोजेक्शन। कन्वर्टिंग ए फिशर प्रोजेक्शन टू ए हॉवर्थ प्रोजेक्शन, कन्वर्ट डी ग्लूकोज टू द साइक्लिक अल्फा पाइरानोज टू द हॉवर्थ प्रोजेक्शन। देखिए, ये डी ग्लूकोज है, ओपन चेन में है और इधर आ गया। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि क्या हुआ। 1 नंबर पर OH जो था वो किधर चला गया, 2 नंबर का OH किधर गया, 3 नंबर का OH किधर गया, 4 नंबर। ये सीखना है कि OH की पोजीशन कब अप होती है, कब बिलो होता है। तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में OH की पोजीशन अप और बिलो ध्यान देना, अप और डाउन, और फिशर प्रोजेक्शन में राइट और लेफ्ट। ट्रिक फॉर कन्वर्टिंग ए फिशर टू हॉवर्थ, for C2, C3 and C4, right side down, C2, C4, C2 और C4 down, लेफ्ट साइड C3 अप। तो फिशर में जो लेफ्ट है वो हॉवर्थ में अप होगा और फिशर में जो राइट है वो हॉवर्थ में डाउन होगा। For C5, if OH on the right, that's the D sugar CH2OH up, and C1 the alpha enomer has OH down for D sugar, मैंने नीचे रहा तो D ऊपर चला गया L। अब इस हॉवर्थ प्रोजेक्शन के बाद एक और बात आती है, चेयर और बोट कन्फॉर्मेशन ग्लूकोज का, कि ये तो ग्लूकोज क्या है, हॉवर्थ में है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर देखा आपने। फाइनल ग्लूकोज की संरचना आपने देखा, यही सबसे ज्यादा बायोलॉजी में बनाई जाती है और आप भी बनाएंगे। ये भी 2 फॉर्म में है। एक कन्फॉर्मेशन का नाम चेयर कन्फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या है, बेसल पोजीशन दोनों का एक ही है, दोनों का बेसल एक है। एक में क्या है, ये दोनों बॉन्ड ऊपर की ओर है, तो बोट सेपरेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए बोट कन्फॉर्मेशन। एक क्या है, ऊपर की ओर है, दूसरा नीचे, तो चेयर फॉर्म। तो आपने जाना फिशर प्रोजेक्शन क्या है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन क्या है, बोट और चेयर कन्फॉर्मेशन क्या है। तो ग्लूकोज पर ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और
हमारे बायोमॉलिक्यूल के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, हमारे बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं बहुत सारी बात यहां नहीं कह रहा हूं। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो फिर इस पर मैं बात करूंगा। पायरान एंड फुरान रिंग ऑफ शुगर, आप ऑलरेडी एक बार देख ले, जान रहे हैं। ये है पायरान रिंग, ग्लूकोपायरान, और ये फुरान, राइबोफुरान, फ्रुक्टोफुरान। याद करिए कि वह राइबोस जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है वो राइबोफुरानोज के रूप में पाया जाता है। बोला भी था मैंने वहां कि राइबोस नहीं, राइबोफुरानोज। रिंग में आ गया तो नाम क्या हो गया? राइबोफुरानोज। अब देखिए ग्लूकोज का OH नीचे है, अपोजिट है इससे, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। दोनों का कंडीशन सेम है, अप है, हवर्थ प्रोजेक्शन के अनुसार ऊपर में है, डाउन था तो अल्फा, अप है तो बीटा। यहां देखिए डाउन है तो अल्फा, अप है तो बीटा। तो आपको मैं समझता हूं कि अब संरचना पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी कि वह फिशर प्रोजेक्शन है या वह रिंग में है, पायरानोज रिंग है, फुरानोज रिंग है, या अल्फा एनोमर है, बीटा एनोमर है, चेयर फॉर्म में है, बोट फॉर्म में है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं रिएक्शन, कि मोनोसेकेराइड का रिएक्शन। तो मोनोसेकेराइड का रिएक्शन क्या शो करता है? टोटोमेराइजेशन। आप पढ़ेंगे भी, पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में। टोटोमेराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर टू प्रोड्यूस द इनाडायोल इज नोन एज टोटोमेराइजेशन। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस करता है। In mild alkali solution, carbohydrate contain a free sugar group, aldehyde या ketone, will tautomerize to form enadiol, where the two hydroxy group are attached to the double bonded carbon atom. Since enadiol are powerful reducing agent in alkali medium, ब्लड शुगर टेस्ट का यही बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का नाम सुने होंगे, फैलिन टेस्ट का नाम सुना होगा, उसका बेसिक बात है। When oxidizing agent like cupric ion are present, sugar form a mixture of carboxylic acid by breaking at the double bond. Reducing property. The carbohydrate with the free carbonyl group or in hemiacetal form give positive taste to the Benedict and Fallin reagent. Without having been hydrolyzed are referred to as the reducing sugar, and other the acetyl type are non-reducing sugar. इस आधार पर, इस प्रॉपर्टी के आधार पर भी मोनोसेकेराइड दो तरह के हो गए, रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड एंड नॉन रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड। वैसे डाइसेकेराइड भी रिड्यूसिंग हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट विथ फ्री एल्डिहाइड or free ketone, they are in hemiacetal or hemiketal form, do not exhibit mutarotation, do form osazone with the phenylhydrazine. रिड्यूसिंग शुगर कौन है? जो फिनाइलहाइड्राजीन के साथ मिलकर ओसाजोन फॉर्मेशन करे। डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम और हाइड्रोक्सिल एमीन। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज। Non-reducing aldehyde and ketone group are not free, but instead utilized in the bond formation. They are in acetal or hemiketal form, do not exhibit mutarotation, do not form osazone. सॉरी, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो एग्जिबिट करेगा म्यूटारोटेशन। मैं गलत बोल दिया था यहां, एग्जिबिट म्यूटारोटेशन। नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन, डू नॉट फॉर्म ओसाजोन, ये ओसाजोन बनाएगा। डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम, ये ऑक्साइम बनाएगा। एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। ग्लाइकोजेन, इनुलिन। तो क्या कहा कि जितने भी मोनोसेकेराइड होंगे
वो निश्चित तौर से रिड्यूसिंग होंगे, लेकिन कुछ डाइसैकराइड भी हो सकते हैं। रिडक्शन टू फॉर्म अल्कोहल, मतलब ये मोनोसेक्राइड अल्कोहल कैसे बनाते हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल बनता है। When treated with reducing agents such as the sodium amalgam, याद रखना है कि सोडियम अमेलगम से जब ट्रीट किया जाए तो शुगर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कौन रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन। एल्डोज यील्ड corresponding alcohol, कीटोज फॉर्म टू अल्कोहल बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू asymmetrical कार्बन इन दिस प्रोसेस। अब यहां आकर के उसमें भी एक asymmetrical कार्बन एटम बढ़ जाएगा, इसलिए दो तरह के अल्कोहल होंगे, लेकिन एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग एक ही अल्कोहल होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल, डी ग्लूकोज से डी सार्बिटॉल, ये अल्कोहल है, लीवर की दवा है। डी फ्रुक्टोज से भी बनेगा डी सार्बिटॉल। डी मैनोज से डी मैनिटॉल। ब्लड क्लॉटिंग, ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर जाता है तो मैनिटॉल ब्लड क्लॉट को काटता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सार्बिटॉल एंड मैनिटॉल आर यूज्ड इन आइडेंटिफाइड बैक्टीरियल कॉलोनी। मैनिटॉल इज यूज्ड टू रिड्यूस intracranial pressure by force diuresis. The osmotic effect of sorbitol and dulcitol produce change in the tissue when they accumulate in abnormal amount. Example, cataract, माने आंख में कॉन्ट्रैक्ट होता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद के कंडीशन में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। वैसे ये डुल्सीटॉल लग्जेटिव होता है, पेट साफ करने के काम में आता है। अभी आपने रिडक्शन शुगर का देखा था, अब आइए देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, शुगर के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनते नाम हो तो ऑक्सी शुगर, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन या माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन, एग्जाम्पल हाइपोब्रोमस एसिड, द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप टू प्रोड्यूस एल्डोनिक एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड से जब रिएक्ट करेगा मोनोसेक्राइड तो एल्डोनिक एसिड बना लेगा। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, मैनोज से मैनोनिक, ग्लैक्टोज से ग्लैक्टोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड देखिए ग्लूकोज से बना हुआ है। When aldehyde group is protected and the molecule is oxidized in the body, the last C, मतलब यहां क्या सी, अब यहां पहले तो यहां बना, अब यहां सेकेंडरी ऑक्सीडाइज टू COOH producing uronic acid. Important, glucouronic acid is used in body to synthesize heteropolysaccharide, heparin, chondroitin, आगे बताएंगे, and also form conjugation of various substance. तो ऑक्सी शुगर यानी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, तो आपने ये समझा कि मोनोसेक्राइड से अल्कोहल भी बना सकते हैं, ऑक्सी प्रोडक्ट एसिड भी बना सकते हैं। अभी एमीन की प्रक्रिया होगी तो एमिनो शुगर भी बना सकते हैं। अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वो तो वीक कंडीशन में भी बना रहे थे। स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 का प्रक्रिया अगर जब होगा मोनोसेक्राइड पर तो क्या होगा, बोथ ग्रुप आर ऑक्सीडाइज। मना करना था कि पहली बार में या तो ब्रोमस एसिड से यहां ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसके बाद सेकेंडरी से यहां हो रहा था। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो यहां भी COH का निर्माण होगा और यहां भी होगा। देखिए, तो बोथ ग्रुप आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सैक्रिक एसिड। ग्लूकोज से ग्लूकोसैक्रिक, मैनोज से मैनरिक, अनग्लैक्टोज से म्यूसिक। ये सारे एजेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में प्लांट्स में पाए जाते हैं। डी ग्लूकोनिक एसिड, यहां पर केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, केवल यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब दोनों जगह है। डी ग्लूकैरिक एसिड या ग्लूकोसैक्रिक एसिड। फरफुराल, मोनोसेक्राइड व्हेन ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, HNO3 के बाद अगर H2SO4 से ट्रीट किया जाए,
undergo dehydration with the removal of the 3 molecule of the water. Hexose give hydroxymethyl furfural and pentose give furfural. Furfural condense with the phenolic compound to give rise various color. Moles test, general test for the carbohydrate किसके द्वारा किया जाता है? H2SO4 और अल्फा नेफ्थेनॉल. Rapid furfural and Selenoff test, test for the presence of keto group. फरफुराल आपने देखा भी कि हाइड्रोजन H2SO4 के प्रक्रिया से किस तरह फरफुराल बन रहा है. हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफुराल कहते हैं इसे. एमिनो शुगर काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पाया जाता है. एमिनो ग्रुप में भी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर टू द गिव राइज द एमिनो शुगर. जनरली द ग्रुप इज एडेड टू द सेकंड कार्बन एटम ऑफ हेक्सोज, दूसरे नंबर कार्बन एटम पर. They are non-reducing and do not form osazone. They are found in GAC, GAG, glycosamine glucans, glycoprotein and proteoglycans. Abbreviation. अब दो तरह के एब्रीविएशन है यहाँ, आपने नाम सुना होगा. यहाँ लिखा GLUNAC, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं नाग. N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल के लिए A और ग्लूकोसामिन G, तो नाग. और GALNAC इसको हम बोलते हैं N एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, इसके लिए आप बोल सकते हैं नागेल, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन. तो इससे भी और शॉर्ट, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखें नाग और नागेल. ग्लूकोसामीन और 2 एमिनो डी ग्लूकोपायरानोज अल्फा फॉर्म. क्यों अल्फा है ये आप देख रहे हैं, ग्लूकोपायरानोज क्यों है ये देख रहे हैं, और दूसरे नंबर कार्बन पर देखिए एमिनो ग्रुप लगा हुआ है. और कुछ इंपॉर्टेंट एमिनो शुगर को देखें, नाग और नागेल. N एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, ये नाग काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नागेल भी इंपॉर्टेंट है. आपने याद होगा लिपिड में हमने कहा था कि ग्लाइकोलिपिड ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है. तो ब्लड ग्रुप में ग्लाइकोलिपिड अगर डिटरमाइन करता है तो उस ग्लाइकोलिपिड में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड यही नाग और नागेल हैं. द एमिनो ग्रुप में बी फर्दर एसिटाइलेटेड. पहले तो एमिनो ग्रुप लगा, अब उस पर एसिटाइलेशन हो रहा है. प्रोड्यूस N एसिटाइलेट शुगर लाइक N एसिटाइल ग्लूकोसामीन और N एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, which are important constituent of the glycoprotein and MPS. अब इसके बाद एक डिराइवेटिव है डीऑक्सी शुगर, जानते ही होंगे आप. इसी डीऑक्सी शुगर के वजह से डीएनए ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप में बी रिमूव्ड फ्रॉम द डीऑक्सी शुगर. दे आर नॉन रिड्यूसिंग, डू नॉट फॉर्म ओसाजोन. डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए. ये देखिए यही है 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबोफुरानोज. क्यों बीटा डी कहा हमने? क्योंकि देखिए यहां इस दोनों का पोजीशन एक तरफ है. ये शुगर है, बीटा फॉर्म है. इसका पूरा नाम क्या हुआ पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं. 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबोफुरानोज. ये शुगर पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में पाया जाने वाला शुगर है.